अब हम देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखा। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमको बताता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ओके, ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, कोई कांस्टेंट पुट करते हैं, वो कांस्टेंट यहाँ पर k है, और SI यूनिट के अंदर, SI यूनिट के अंदर ये कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, इसलिए हमको मिलता है फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक ऐसी सिस्टम कंसिडर करते हैं, एक ऐसी सिस्टम हम लेते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर अप्लाइड फोर्स जो है वो जीरो, जिस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जा रहा है, जीरो फोर्स है, ठीक है। तो फिर हमको ये इक्वेशन क्या मिलती है कि भाई F अगर जीरो है तो dp अपॉन dt क्या हो जाएगा, dp अपॉन dt क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, और डेरिवेटिव क्या बताता है कि ये डेरिवेटिव का फॉर्मेट है dp अपॉन dt। डेरिवेटिव हमको ये बताता है कि जब आप किसी भी क्वांटिटी का डेरिवेटिव ले रहे हो और वो जीरो हो तो वो क्वांटिटी कांस्टेंट होती है, मतलब यहाँ पर p जो रहेगा वो हमारा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो p क्या है यहाँ पर, मोमेंटम। p क्या है यहाँ पर, मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है। कब कांस्टेंट है, जब फोर्स उस पर, उस सिस्टम पर अप्लाइड फोर्स जो हो तो जीरो। ओके, तो यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। तो क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि इफ द अप्लाइड फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो, अगर कोई सिस्टम है और उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया हुआ जीरो हो, मतलब कोई फोर्स अप्लाई किया नहीं जा रहा हो, ओके, तो इस सिचुएशन में उस सिस्टम के लिए जो मोमेंटम रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इसको अंडरस्टैंड होने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। अब हम कंसिडर करते हैं एक सिस्टम जिसके अंदर एक बॉडी है जिसका मास m1 है और वो v1 वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा है, ओके। उसी तरह एक दूसरी बॉडी है, बड़ी बॉडी है, ओके, इसका मास m2 है, ठीक है, और ये रेस्ट में है। इसका मास m2 है और ये रेस्ट में है, ठीक है। और रेस्ट में हमने बोले तो इसकी वेलोसिटी जीरो है, v1, ये कुछ वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा है, ओके, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, v1 उसकी वेलोसिटी है, वो मूव हो रहा है। जब ये इसके साथ कोलाइड्स करेगा, जब ये इसके साथ कोलाइड्स करेगा तो क्या होगा, ये भी ऑब्जेक्ट मूव होने लगेगा और ये भी ऑब्जेक्ट कुछ वेलोसिटी के साथ मूव हो सकता है, ठीक है। हम केस कंसिडर करेंगे कि ये भी मूव हो रहा है, कोलिजन के बाद ये भी मूव हो रहा है, आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन क्या हुआ कि जो छोटा पार्टिकल है हमारा वो भी मूव हो रहा है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ओके, और जो बड़ा ऑब्जेक्ट था वो भी मूव हो रहा है हमारा किसी दूसरे डायरेक्शन में, m2, ठीक है। तो जो हमने वेलोसिटी इसकी v1 बोली थी, इसकी v2 बोली थी, अब कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी को हम v1 डैश बोलते हैं, इसकी वेलोसिटी के साथ v2 डैश बोलते हैं, कोलिजन के बाद की, ओके। तो अब हम यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, मतलब मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, कोलिजन, और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब इन दोनों बॉडी पर पहले कोलिजन के पहले भी और कोलिजन के बाद में भी कोई फोर्स अप्लाई हुआ क्या, नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स अप्लाइड जीरो है, फोर्स अप्लाइड जीरो है तो मोमेंटम कांस्टेंट आएगा, ओके। मोमेंटम कांस्टेंट है तो मतलब आप बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम है और आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम है वो दोनों इक्वल रहेंगे, ठीक है। तो ये बताता है हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि अगर किसी भी सिस्टम में फोर्स अप्लाइड जीरो है तो उसका मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। जैसे हमने यहाँ पर एक सिस्टम कंसिडर किए, एक बॉडी मूव हो रही थी, एक बॉडी रेस्ट में थी, कोलिजन हुआ, दोनों बॉडी मूव हो रही है, तो अगर हम पहले वाले कोलिजन से पहले वाले सिस्टम का मोमेंटम निकालेंगे और कोलिजन के बाद वाले मोमेंटम का सिस्टम का मोमेंटम निकालेंगे तो दोनों इक्वल आएंगे। मतलब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि
जो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड है, मतलब कांस्टेंट है। तो इस तरह हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझा। ओके, अब उसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या है मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब जिस तरह हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताया कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, पी हमारा यहाँ पर मोमेंटम है, इस मोमेंटम को हम लीनियर मोमेंटम भी कह सकते हैं। ओके, अब जिस तरह ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, फोर्स अगर कोई बॉडी है इसके ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये बॉडी अगर मोशन परफॉर्म करती है तो वो मोशन कौन सा रहेगा उसका, लीनियर मोशन परफॉर्म करेंगी, लीनियर मोशन। ओके, अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी अगर मोशन परफॉर्म करती है तो वो मोशन लीनियर मोशन रहेगा। ओके, उसी तरह अगर कोई बॉडी है और इसके ऊपर टॉर्क अप्लाई हो रहा है, इसके ऊपर क्या अप्लाई हो रहा है, टॉर्क अप्लाई हो रहा है, तो हमने टॉर्क को किस तरह डिफाइन किया था, क्या होता है टॉर्क। टॉर्क जो है वो ऐसा कपल ऑफ फोर्सेस होते हैं जो किसी भी बॉडी पर सर्टेन डिस्टेंस पे अप्लाई होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी जो है अगर मोशन में आती है तो वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेंगी। क्या करेंगी, रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेंगी। किसकी वजह से, टॉर्क की वजह से। ठीक है, जैसा हम यहाँ पर इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी एट अ सर्टेन डिस्टेंस सो दैट बॉडी कैन रोटेट, है ना। इस तरह हमने जो है तो टॉर्क की डेफिनेशन की थी। तो टॉर्क अगर किसी भी बॉडी पर अप्लाई होता है तो बॉडी अगर मोशन परफॉर्म कर रही है तो वो लीनियर मोशन नहीं रहेगा, रोटेशनल मोशन रहेगा। ओके, तो इस तरह टॉर्क की डेफिनेशन होती है। अब जिस तरह न्यूटन्स ने फोर्स बताया, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, लेकिन मोमेंटम लीनियर है, कब, जब मोशन लीनियर मोशन हो, जब फोर्स अप्लाई हो। तो उसी तरह जब किसी बॉडी पर टॉर्क अप्लाई हो तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है और इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पर एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम। जिस तरह कोई भी बॉडी के पास लीनियर मोशन की वजह से मोमेंटम आता है, मोमेंटम को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। उसी तरह जब कोई बॉडी रोटेट होती है, ओके, तो उसके पास एक फिजिकल क्वांटिटी आती है जिसे हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम और रोटेशनल मोशन में डिटेल में देखेंगे। ओके, लेकिन अभी टॉर्क जो है वो इक्विवेलेंट है, या फिर हम कोरिलेट कर सकते हैं। अगर लीनियर मोशन है तो फोर्स, और उसी तरह अगर रोटेशनल मोशन है तो उसके लिए टॉर्क। ठीक है, जैसा मैंने आपको यहाँ पर कोरिलेशन बताया कि अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो बॉडी लीनियर मोशन परफॉर्म करेंगी, और अगर टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं तो बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेंगी। ओके, तो जिस तरह हमने बताया था कि अगर मोमेंटम फोर्स जीरो है तो मोमेंटम कांस्टेंट होगा, उसी तरह अगर टॉर्क जीरो हो तो फिर क्या होगा, डी एल अपॉन डी टी जो है वो जीरो होगा। और इसी तरह एंगुलर मोमेंटम जो एल है वो कांस्टेंट होगा। मतलब ये कि एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड फॉर द सिस्टम इफ द टॉर्क अप्लाइड ऑन द बॉडी इज जीरो। ओके, इस तरह जो है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रहेगा। ठीक है, तो फिजिक्स के अंदर ये तीन जो है कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो इन तीनों का कंजर्वेशन हमने देखा। ठीक है।